हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटेट 2013 का फर्स्ट पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 इजिकल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें समीकरण इक्वेशन दी हुई है, इसमें x की वैल्यू बतानी है। तो ये जैसे लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 5, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5। अब ये लेफ्ट साइड में से राइट साइड में लेंगे माइनस, क्योंकि एक्स एक्सिस वाले एक तरफ कर लेंगे और जो नंबर है 12 उसको एक तरफ रहने देंगे। तो इसे ले सकते हैं 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 12। तो यहाँ पर भी 2 की पावर एक्स है, यहाँ पर भी 2 की पावर एक्स है, तो 2 की पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं। यहाँ कितना बचा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। और यहाँ बचा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, ठीक है, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है तो इजिकल टू 12। 2 की पावर एक्स 32 से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 24 इजिकल टू 12। 12 वन से 12, 12 टू ज़ा, तो 2 की पावर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर -1, ठीक है। इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर माइनस में चली जाएगी, तो 2 की पावर x इजिकल टू 2 की पावर -1, ठीक है। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनके बेस सेम है तो पावर को भी तो सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाता है तो शेष 4 बचता है, तो a का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लगेगी, रिमाइंडर थ्योरम लगेगी। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल या व्यंजक या बहुपद है px दिया हुआ है, अगर हम इसको x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, या सपोज कीजिए x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करना है हमें, जो इसका रिमाइंडर होगा वो इसको बिना डिवाइड करे पता करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ से जो भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस ए इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस के a, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, बस a x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए माइनस के a, ठीक है, p माइनस के, मतलब इसमें क्या करना है, बस x की जगह माइनस से पुट करना है, तो यही इसका रिमाइंडर हो जाएगा जब x प्लस ए से किसी भी पॉलिनोमियल को या बहुपद को डिवाइड करते हैं तो, ठीक है। तो ये बहुपद दिया हुआ मैं, अब यहाँ x की जगह x प्लस ए से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के a, बस यहाँ x की जगह माइनस के a पुट कर दीजिए, माइनस के a का स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह माइनस a प्लस ए स्क्वायर, तो शेषफल कितना बच रहा है, किसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो प्लस का a स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो a और 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, तो 2 और 1 3 प्लस 1 4, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम्स, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसका रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1, ठीक है। जब इसको रूट में से निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट इस तरीके से 10 तक प्लस करना है और इस पूरे में से 50 माइनस कर देना है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तभी हम 1 से 10 तक नंबर्स को ऐड करते हैं तो इसका सम होता है 55, ठीक है, और उसमें से हमें 50 माइनस कर देना है तो कितना बचेगा, सिर्फ 5, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1 से 10 तक तो सभी को पता होगा, या नहीं पता तो फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा नंबर जैसे 100 तक दिए होते तो किस तरीके से करते, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1/2, ठीक है। ये फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है। जैसे मैं पहले 10 नंबर दिए हुए हैं तो n की जगह 10 पुट कर दिए, 10 प्लस 1/2, तो 2 से 5 कैंसिल 5 टाइम्स, और 5 मल्टीप्लाइज 10 प्लस 1 11, तो हो जाएगा 55, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, यदि प्रेक्षण x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है, अंतिम 3 मतलब x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10 का माध्य बताना है। तो माध्य क्या होता है, पदों का योग, जैसे 9 दिया हुआ माध्य, तो किसके बराबर होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों का योग कितना है, x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और x प्लस 10, ठीक है, और अपॉन कितने दिनों में, 1 2 और 3 5, ये टोटल कितने 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इधर चला जाएगा 9 के साथ, तो 9 5 से 45 इजिकल टू 1 2 3 4 और 5, 5x, तो कितना हो जाएगा 5x, नंबर 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, और 15 और 10 25, ठीक है। तो 25 इधर आ जाएगा, 45 माइनस 25 इजिकल टू 5x, तो कितना हो जाएगा 20,
तो 5x, 5 से कैंसिल कर देंगे 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमें क्या बताना है कि लास्ट के जो 3 प्रेक्षण हैं x + 5, x + 7 और x + 10, इनकी माध्य बताना है इन तीनों का। तो x + 5 x की वैल्यू 4 है तो उसकी वैल्यू 9, और 4 + 7 11, और 4 + 10 14, इन तीनों का माध्य बताना है। तो इन वही पदों का योग बटे पदों की संख्या, तीनों को प्लस कर देंगे। 9 + 11 + 14, और ये नंबर कितने पदों की संख्या 3, तो 3 से डिवाइड। 11 और 9 20, 20 और 14 34, यानी 34/3। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स 11, 3 से 11 टाइम्स 33, और 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, तो 11 कंप्लीट 1/3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड मिक्सड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एक बार बता देता हूँ। 34, 3 से करेंगे 3 × 1 = 3, ये तो 0 बचेगा, फिर 4 को नीचे लगाएंगे 4, तो 3 × 1 = 3, तो 4 - 3 1, 1 बचेगा। तो जो क्वोशिएंट आता है या भागफल उसको तो लिखते हैं मिडिल में, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 11 कंप्लीट 1/3। नेक्स्ट, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं तो वह क्या है। ठीक है, समचतुर्भुज है, आयत है, समलंब है, या पतंग है। तो आपको याद रखना है कि पैरेललोग्राम जो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित करते हैं। मतलब जैसे हम कहें कि अगर ये वाला डायगोनल है तो यहाँ पर कट रहा है तो इतना पार्ट और इतना पार्ट बराबर होगा, और ये दूसरा डायगोनल है, ये लेफ्ट वाला मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के बराबर होगा। लेकिन उसने पूछा है हमारे से कि समकोण पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो समकोण पर समद्विभाजित तो सिर्फ दो ही करते हैं, एक तो स्क्वायर और एक रोम्बस। ठीक है, रोम्बस स्क्वायर मतलब वर्ग, और रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। ठीक है, तो स्क्वायर किस तरीके से होता है, ये तो है समचतुर्भुज, तो ये एक पैरेललोग्राम भी है, समांतर चतुर्भुज, तो इसके बाइसेक्ट तो करेंगे, और वो किस पे करेंगे 90 डिग्री पे, या वर्ग। ठीक है, तो ये आपको दोनों केस याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में सिर्फ समचतुर्भुज दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज सिर्फ अगर पूछे कि समद्विभाजित करते हैं तो समांतर चतुर्भुज करता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आयत, वर्ग, रोम्बस, ये सारी चीज़ें आती हैं समांतर चतुर्भुज। अगर समकोण पर पूछेगा तो वो सिर्फ स्क्वायर और रोम्बस, या वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्तिकीय तल में बिंदु -2, -3 किस पाद मतलब किस चतुर्थांश में होंगे, या किस क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेंट हो कैसे होते हैं। ये जो हमारा सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम या कार्तीय तल, इस तरीके से होता है। यहाँ एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, तो इधर पॉजिटिव में चलता है एक्स, और इधर नेगेटिव में, ऊपर वाई पॉजिटिव में, वाई नेगेटिव में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, निर्देशांक, तो कैसे लिखते हैं, पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर वाई का। अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पहली बात ये पता होनी चाहिए, क्वाड्रेंट पहले फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, और थर्ड ये होता है, और फोर्थ ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x कैसा है, पॉजिटिव, तो x का पॉजिटिव साइन होगा, और y कैसा है, y भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो लेफ्ट साइड चलेंगे तो x कैसा है, नेगेटिव, और y कैसा रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x नेगेटिव लेफ्ट में ही है, तो ये कैसा होगा, x नेगेटिव, और y नीचे है तो y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक है, जो हमें बिंदु दिया है, पॉइंट दिया है, उसके दोनों ही पॉइंट x और y के दोनों ही नेगेटिव हैं। नेगेटिव हैं तो उसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट या तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा तथा 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी। ठीक है, 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस से, और 1/4 कार से, और जो उसके बाद जो बचा वो कितना बचा, 3 किलोमीटर। तो वो कैसे उसने किया कवर, पैदल चलकर। तो पूरी यात्रा की कुल दूरी बतानी है हमें। तो मान लेते हैं पूरी यात्रा की कुल दूरी है x। ठीक है, तो उसने ट्रेन से कितना चला कुल दूरी का 2/5वां भाग, तो 2x/5। उसके बाद बस से कितना चला, 1/3, 1/3 मतलब x/3, और 1/4 कार से कितना चला उसने, x/4। अब इसके बाद जो बचा, तो इसके बाद कितना बचा, ये टोटल था, अगर टोटल में से हम तीनों को माइनस कर देंगे तो वही बचा, और वो किसके बराबर है, 3 किलोमीटर के। ठीक है, तो x - 2x/5 प्लस x/3 प्लस x/4, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर।
बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए और x ही क्या है, कुल दूरी मानी हमने। तो 5, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4 का 12 और 5 और 12 का 60, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो 5 12 जा तो 12 के ऊपर मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, 3 से 20 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई 20x प्लस ये माइनस है 4 से 15 टाइम्स तो 15 की मल्टीप्लाई ऊपर इजिकल टू 3 x माइनस ये कितना बचेगा, प्लस कर देंगे तीनों को 25 24 और 20 44 44 और 15 15 9x अपॉन 60 इजिकल टू 3। अब यहाँ कुछ नहीं 1 मान लेंगे तो 1 और 60 का एलसीएम 60, तो यहाँ 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 60x माइनस 59x इजिकल टू 3। तो कितना बचेगा 69 में से 59 माइनस करेंगे सिर्फ x बचेगा अपॉन 60 इजिकल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाय 3 इजिकल टू 180 किलोमीटर। ठीक है भाई, उसने पूछा है कि कुल दूरी हमने x मानी थी और x की वैल्यू आ गई है 180 किलोमीटर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 5 के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान, तो बस हमें कुछ नहीं करना, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देना है। जो हमें दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 5, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है इजिकल टू 5 का स्क्वायर 25, एक्स से एक्स कैंसिल, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 25 माइनस 2 इजिकल टू 23। तो यही तो पूछा था हमसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू कितना आएगी 23 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसका हमने होल स्क्वायर खोलने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया था, जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला मान लीजिए, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर फिर दो के साथ दोनों की मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई की होल क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो पहले इसका एक्सप्रेशन का फॉर्मूला खोलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए a प्लस बी का होल क्यूब है, तो वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई का ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और माइनस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, इस वाई क्यूब से ये वाई क्यूब कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा सिर्फ 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो, गुणनखंड मतलब जिससे वो डिवाइड हो जाए या जिसके वो मल्टीपल में है। तो यहाँ 3xy है और x प्लस वाई है, तो ऑप्शन में देखा जाए तो 3xy है, x प्लस वाई नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3xy। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो x प्लस वाई भी दे सकता था, ठीक है वो भी हो सकता है, लेकिन उसने ऑप्शन में सिर्फ 3xy दिया। ठीक है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा या फिर वैसे दिया होगा कि एक ऑप्शन में ये दे दिया 3xy, दूसरे में x प्लस वाई दे दिया, और फिर तीसरे में दे दिया कि दोनों फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इस तरीके से भी दे सकता है, या इस तरीके से भी दे सकता है कि पहले में दे दिया उसने 3, नेक्स्ट में दे दिया xy, और थर्ड में दे दिया x प्लस वाई, और फोर्थ ऑप्शन में दे दिया उसने ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ऑल ऑफ दीज वन। नेक्स्ट, n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक। ठीक है, कि n भुजाओं वाला कोई भी पॉलीगन है, सपोज कीजिए ये। ठीक है, तो उससे शीर्ष जितनी भुजाएं होंगी, जैसे इसमें 4 भुजाएं 1 2 3 4, तो 4 ही शीर्ष होंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जितनी भुजाएं उतने शीर्ष, n भुजाएं तो n ही शीर्ष होंगे से खींचे जाने वाले विकर्णों की। ठीक है, अगर हम इस जैसे चार्सेस एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने चतुर्भुज ले लिया, तो इस पॉइंट ए पॉइंट मान लिया से, अब इससे कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए से एक तो ये खींच दी हमने ए डी, ठीक है ए बी ए डी और ए सी। ठीक है, 3 लाइनें खींच दी हमने, लेकिन इसमें इस पॉइंट से जो खींचे इसमें सिर्फ 3 साइड खींचे, लेकिन इसमें विकर्ण तो एक ही है, 2 साइड आ रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। तो हम इसे अगर हम n पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जैसे ए है फिर बी है सी है डी है, इस तरीके 4 पॉइंट है, तो n पॉइंट है हमारे पास, और एक लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, जैसे हमने ए बी लाइन खींची तो ए और भी 2 पॉइंटों का यूज़ किया, तो 9C2। ठीक है, n पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लेंगे तो उससे लाइन बनेगी, तो ये लाइन कौन सी बनेगी, जिसमें ए बी भी आएगी, ए डी भी आएगी और ए सी भी आएगी। ठीक है, मतलब उसमें साइड भी आएंगे और विकर्ण भी आएंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये तो है टोटल लाइन जो n पॉइंट से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर हम n माइनस कर दें, n मतलब नंबर ऑफ साइड माइनस कर दें, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, विकर्ण ही विकर्ण बचेंगे। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। NC2 को कैसे बोलते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस n। तो उसको ओपन करेंगे n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2, और फैक्टोरियल 2 का रहेगा 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल n माइनस
2, ठीक है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, चाहे एल बना दिया फैक्टोरियल के लास्ट में इस साइन को बना सकते हैं। तो इससे कैंसिल एन, फिर कितना बचा हमारे पास एन, एन माइनस वन अपॉन टू माइनस एन, एलसीएम लेंगे एन, एन माइनस वन माइनस के 2n अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों जगह से n कॉमन ले सकते हैं, तो n माइनस वन माइनस के 2n अपॉन 2, तो हो जाएगा n n कॉमन लिया था तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, n नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये कितना बचेगा n, n 2 माइनस वन माइनस टू, तो माइनस के 3 अपॉन 2, तो ये उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा या व्यंजक हो जाएगा n, n माइनस 3 अपॉन 2, ठीक है। इसका सही आंसर तो ये होगा, लेकिन जो ऑप्शन में ऐसा कोई भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है, तो हम अगर हमको टिक करना है तो उसको n माइनस 3 वाले को टिक कर सकते हैं, लेकिन जो इसका सही एग्जैक्टली आंसर होगा वो कंप्लीट आंसर n, n माइनस 3 अपॉन 2 होगा, ठीक है। क्योंकि और ये भी गलत होगा अगर हम ऐसे चेक करें कि जैसे चतुर्भुज ही है, ठीक है, चतुर्भुज में कितने, कोई ऐसा भी चतुर्भुज उसमें बस 2 ही विकर्ण होंगे, 1 और 2, अगर हम इसमें n की वैल्यू पुट करें तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है 1, लेकिन इसमें विकर्ण तो 2 हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन अगर हमें टिक कोई सा एक तो टिक करना है तो उसको n माइनस 3 को कर सकते हैं, लेकिन बाकी इसमें ऑप्शन सभी गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य, ठीक है। 5% पर 500 रुपये पर 5% छूट दे दी, तो 500 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 25, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 475 रुपीज़ में उसने बे की, ठीक है। अब उसकी कोई भी उसने जो भी लागत मूल्य होगा उसका एक्स, ठीक है। अब इस पे एक्स पे उसने 25% और प्रॉफिट हो गया उसे, तब उसके बाद उसे वो वैल्यू कितने की पड़ी थी 475, मतलब 475 रुपये में बेचने पर उसे 25% का प्रॉफिट हुआ था, तो एक्स उसकी लागत मूल्य होगी और इस पर 25% और, ठीक है, तो किसके बराबर है 475 रुपये के बराबर। इसे सॉल्व कर लेंगे, एक्स 25 बन जाए 25 फोर जाए, तो x प्लस फोर एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू 475, तो कितना हो जाएगा 1 मान के 5 एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू 475, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 9 से 45, 2 5 5 से, तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 95 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 5 से 20 का 0, 2 कैरी 9, 4 9 से 36 और 2 38, तो लागत मूल्य उसकी कितनी होगी 380 रुपये, 380 रुपये मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। हमने करा क्या था एक बार और देख लेते हैं, उसने कहा था कि 500 रुपये पर 5% की छूट देता है, तो 500 रुपये का 5% 25, 25 को माइनस कर देंगे तो 475 बचेगा। अब 475 रुपये बेचने पर भी उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो हमने वस्तु का लागत मूल्य मान लिया एक्स, अब एक्स और एक्स के साथ उससे 25% का प्रॉफिट और हो रहा है, और वो किसके बराबर है 475 के बराबर। बाकी हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधिका ने 2,50,000 रुपये में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई, तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने की का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। 2.5 लाख रुपए की चीज़ थी, मतलब कार थी, उस पर नेक्स्ट ईयर 10% का कीमत उसकी डाउन हो गई, ठीक है, 10% की डाउन हो गई, तो टोटल की मानते हैं कि हम कितनी होती है वो 100%, तो उसमें 10% कम हो गई, तो कितनी वैल्यू बची उसकी, अब 90% बची, ठीक है। 2.5 लाख रुपए का 90% हो गई उसकी वैल्यू, जो अब हो गई 1 साल बाद। फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, अब इसकी भी 12% और कॉस्ट डाउन हो गई, ठीक है, 12% कॉस्ट डाउन हो गई, तो उसका क्या मतलब 88% बची, तो इसका 88% बची, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो इससे पता चल जाएगी उसकी 2 साल बाद जो डाउन होने के बाद कॉस्ट थी वो क्या थी, तो 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो 1 2 1 2, ठीक है, 4 जीरो कैंसिल, तो 25 90 और यहाँ 88 बचा, 88 को हम इससे लिख सकते हैं 22 मल्टीप्लाई बाय 4, और 25 भी 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और 90 इसकी 9 टू ज़ा 18 कैरी 1, 9 टू ज़ा 18 और 1 19 और 1 जीरो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 198 और 2 जीरो ये आ जाएंगे, तो 1,98,000 इसकी 2 साल के बाद कॉस्ट थी कार की। तो उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत, तो पहले कितनी थी 2,50,000 या 2.5 लाख, उसके बाद कितनी रहेगी 2 साल के बाद 1,58,000, तो कितने का लॉस हो गया, मतलब कितना उसकी कीमत कम हो गई 52,000। अब इसका परसेंटेज में निकाल लेंगे, 52 मतलब लॉस कह सकते हैं यहाँ से 52,000, और जो कितनी कम हुई वो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे 2.5 लाख के में, ठीक है 2,50,000 के में, क्योंकि उसी के कंपैरिजन में पता करनी है हमें, और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0, तो कितना बचा 520/25, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं 520 तो 25 से 25 टू ज़ा 52 0 पॉइंट डिवाइड नहीं होगा तो ना जाने की 0, उसके बाद पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है, तो 25 8 ज़ा 200 0, तो कितना परसेंट लॉस हो गया है, कितने परसेंट की कीमत कम हो गई 20.8, तो उसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 244 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144 का मान। ठीक है, हमें पता है 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12। ठीक है, 12 आएगा इसमें, तरीके से लिख सकते हैं 248 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 52, इसकी जगह आएगा 12। अब इसको 12 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 52 प्लस 12 64, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 248 और 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ इस 64 की जगह 8 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 64 की जगह 8 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16। ठीक है, या अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप इसके फैक्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर करके आपको पता चल जाएगा, जैसे 144 था, इसके फैक्टर कर लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा 72 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, और 3 से 3, और 3 से 1। ठीक है, इसका रूट में क्या करते हैं 2 2 के पेयर से निकालते हैं, तो 2 2 का एक पेयर ये रहा है तो यहाँ से एक 2 बाहर, एक पेयर ये रहा है यहाँ से एक 2 बाहर, 3 का एक पेयर है तो एक 3 का, तो 2 2 जब 4 3 12। ठीक है, 12 इसी तरीके से 64 का तो पता ही होगा, और 256 का भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि आपको कम से कम 25 तक तो स्क्वायर रूट पता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रतिष्ठित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। ठीक है, पहले तो दिशाएं बना लेते हैं, डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब जो दक्षिण पूर्व दिशा है वो दक्षिण पूर्व दिशा कहाँ होगी, दक्षिण साउथ, और पूर्व यहाँ पर। ठीक है, साउथ ईस्ट यहाँ पर होगी। ठीक है, कि जहाँ साउथ ईस्ट वहाँ उत्तर दिशा प्रतिष्ठित की जाए, उत्तर दिशा ये है नॉर्थ साइड, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ लेके आने के लिए इसको कितना रोटेट करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री और ये 45, क्योंकि मिडिल में है तभी तो साउथ ईस्ट होगा, तो 90 प्लस 45, तो इसे एंड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमने कितना घुमा दिया 135 डिग्री, तो पश्चिम दिशा किधर जाएगी, तो पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट। ठीक है, तो 90 डिग्री ये और 45 और घुमाना है, तो ये जाएगी नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने यहाँ से जो 135 एंगल था वो क्लॉकवाइज था, अगर इधर से घुमाते तो ज़्यादा होता। ठीक है, 180 प्लस 45 होता, मतलब 225 होता, तो ये भी यहाँ ध्यान रखना है आपको। तो फिर उसी डायरेक्शन में वेस्ट को भी उतने ही एंगल उसी ही डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाती, तो संख्या। ठीक है, कोई उसमें 16% है, उसमें हमने 21 और ऐड कर दिया तो वही संख्या, मतलब हमें पूरा 100% मिल गया। ठीक है, तो 16% ये है, अब इसको में कितना ऐड करें कि वो 100% हो जाए 84, तो 84 किसके बराबर होगा 21 के बराबर। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/84, तो 21 वन ज़ा 21 4 दा, तो ये जाएगा 1/4। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, उस पूरी संख्या बतानी है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा ये 25, तो नंबर क्या हो जाएगा 25, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। 5 मेंबर हैं जिनकी औसत आयु है 20 वर्ष, तो जब परिवार का छोटा सदस्य 10 वर्ष का था, परिवार का छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब सबसे छोटा जो 10 वर्ष का है, तो जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था, ठीक है, तो 10 साल पहले का पूछा है, तो क्या करना है हमें सभी मेंबर में से 10-10 साल कम कर देना। ठीक है, अगर हम सभी नंबर में से 10-10 साल कम कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो माइनस करना है हमें, अगर सपोज कीजिए हमें प्लस करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमें उसको नया एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, उसमें भी वही ऑपरेशन कर देना है। तो जैसे हम हर पर्सन से, हर सदस्य की एज से 10-10 वर्ष कम कर रहे हैं, तो हमको अलग से नया एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है औसत, उसी में से जो पुराना एवरेज है उसी में से 10 वर्ष कम कर दीजिए, 20 - 10 = 10, तो जो नया एवरेज होगा, या जब वो 10 साल पहले पैदा होगा तो एवरेज क्या था 10 वर्ष, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 5 सदस्य x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। ठीक है, जो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल सम अपॉन उनके पदों का योग बटे पदों की संख्या, जैसे समांतर माध्य निकालते हैं उसी तरीके से एवरेज सेम ही चीज़ होती है, बस नाम अलग अलग। तो ये कितने 5, तो = 120, इनका एवरेज दिया 20, तो x1 प्लस x2 प्लस x5 तक इनकी टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 100।
अब 10 साल पहले की बात की है तो सभी में से 10 माइनस कर देंगे, x1 माइनस 10, x2 माइनस 10, x3 माइनस 10, ठीक है, इस तरीके से x5 माइनस 10। अब हमें इसका निकालना है, तो अपॉन 5, मेंबर तो अभी भी 5 ही रहेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो x1 प्लस x2 इस तरीके से x5 और माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा माइनस के 50 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि जो 10 वर्ष का मेंबर है तो 10 साल पहले वो उसने क्वेश्चन में दिया कि वो सदस्य पैदा हुआ, ठीक है, पैदा हो गया, तो हमें 5 ही मेंबर लेने हैं। ठीक है, अगर वो कहता हो तो उसके पैदा होने से पहले, तो फिर वहाँ हम 4 मेंबर लेते हैं। ठीक है, जो अपॉन में हमने 5 लिखा है नया से, औसत आयु निकालने के लिए हमने 5 लिखा है। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया कि पैदा हो गया, पैदा हो गया, तभी उसकी जो एज काउंट करेंगे हम 0 वर्ष काउंट करेंगे। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x5 माइनस 50 अपॉन 5, और इसकी वैल्यू यहाँ से हमें पता है 100 है, तो 100 अपॉन 5 माइनस 50। ठीक है, तो 100 माइनस 50, 50 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 वर्ष, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, 3 गुना, 4 गुना, आधा या 2 गुना। तो परिधि क्या होती है सर्कल की, 2 पाई आर, पहले थी वो 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 4 2 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 2, इसको मान लेते हैं R1। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर, तो पाई इंटू R1 मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 पाई। अब वो बढ़कर कितने होगी परिधि 8 पाई, तो 2 पाई R2 किसके बराबर हो गई 8 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 8 4 टाइम्स, तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ R2 होगा, तो पाई R2 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 पाई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 पाई, ये तो पुराना वाला एरिया था, अब उसका कितने टाइम्स हो गए 4 टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स मतलब 4 गुना हो गया, मतलब कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है 15 है तो n का मान क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या, वो किसके बराबर दिया हुआ हमें 15 के बराबर। ठीक है, अब पद, उस पदों का योग क्या होगा n प्राकृतिक संख्या है, तो अभी हमने पीछे भी देखा था, तो n प्राकृतिक और प्रथम n प्राकृतिक, ठीक है, सिर्फ प्राकृतिक नहीं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है n n प्लस 1 अपॉन 2, और पदों की संख्या, पद कितने n, तो मल्टीप्लाई n की हो जाएगी इज इक्वल टू 15, तो n से n कैंसिल, 2 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 15 टू ज़ा 30, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ठीक है, कोटि पूरक का मतलब दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। ठीक है, इसका 90 है तो इसका कोटि पूरक क्या होगा 0 डिग्री, और 60 है, 60 का कोटि पूरक क्या होगा 30 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम क्योंकि 90 होगा, तो 45 का कोटि पूरक क्या होगा 45। ठीक है, अब ये दोनों बराबर हैं, ये अपने कोटि पूरक के बराबर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 45 डिग्री। नेक्स्ट, यदि 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस 4 रूट 7 इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट 7 है तो सी प्लस डी का मान क्या होगा। ठीक है, तो पहले सी और डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे, तब उसका फाइनल आंसर आएगा। और सी और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले जो ये टर्म दिया हो लेफ्ट हैंड साइड में, इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद एक टर्म है हमारी डिफरेंट, मतलब अलग आएगी, जो कोई भी इंटीजर हो सकता है और या फ्रैक्शन हो सकता है, दूसरी क्या आएगी अंडर रूट 7 के साथ कोई भी जो भी नंबर मल्टीप्लाई में आएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 4, 3 माइनस 4 अंडर रूट 7। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला हमारा डिनोमीटर में बस उसका साइन चेंज कर देते हैं, 3 प्लस माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और ऊपर नीचे उसी की मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 3 की करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 रूट 7 में, उसके बाद रूट 7 की करेंगे 3 प्लस 4 रूट 7 में। ठीक है, उसके बाद ये कितना है? ये नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 7, बी जो है उसका स्क्वायर। तो पहले 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, फिर 3 की करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा 3 4 से 12 रूट 7, प्लस 4 रूट 7 की 3 में करेंगे तो 3 रूट 7
और उसके बाद √7 की करेंगे उसमें 4√7 में तो हो जाएगा 4 और √7 7। ठीक है, किसी भी सेम नंबर के स्क्वायर रूट, जैसे √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 2, तो इसी तरीके से √7 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 अंडर √7 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और √7 मल्टीप्लाई बाय √7, 4 4 जा 16 और √7 7, तो 16 7 जा 112, तो आ जाएगा 112। तो ये हो जाएगा 9 + 12 + 3 15 √7, और ये कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 + 28 अपॉन ये 9 में से 112 माइनस करेंगे तो 112 से 9 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 103, और ये बचेगा माइनस के 103। 9 + 28 कितना हो जाएगा 37 + 15 √7 अपॉन -103। ठीक है, अब इनको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं तो कितना बचेगा 37 माइनस बाहर लिख सकते हैं 103 -15 √7 अपॉन 103। ठीक है, तो ये किसके बराबर दिया होता है C + D √7 के, तो यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी C = -37 अपॉन 103, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -15 अपॉन 103। तो हमें वैल्यू निकालनी है C + D की तो C -37 अपॉन 103 और D -15 अपॉन 103। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, डिनोमीटर तो सेम है तो न्यूमिनेटर को डायरेक्ट वही ऑपरेशन कर लेंगे जो इनके बीच में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 37 और 15 हो जाएगा 52, तो इसका C + D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -52 अपॉन 103। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट √7 + √6 इंटू √7 - √6 + 200। ठीक है, तो ये वही a + b और a - b, तो ये कितना हो जाएगा a² - b², तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर + 200, तो √7 7 √6 का स्क्वायर 6 + 200, 7 - 6 1 + 200, तो ये कितना हो जाएगा 201, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट √2 4 की पावर 1/3 5 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/6 में सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या कहते हैं, जो भी इनकी पावर दी हो जैसे √2 1/3 1/4 इनको कर लेंगे इक्वल और फिर जो नंबर बचेगा उससे कंपेयर कर लेंगे। जैसे √2 है तो 2 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/6। जो इनकी पावर अपॉन में है उनको इक्वल कर लेंगे। उनको इक्वल कैसे करेंगे, जैसे 1/2 3 4 6 इनका एलसीएम ले लेंगे 2 3 4 और 6, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम इसकी पावर में 12 की ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे। 12 4 की पावर 1/3, ठीक है 12 की मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड, इसी तरीके से 5 की पावर 1/4 12 की मल्टीप्लाई 12 का डिवाइड, और फिर 3 की पावर 1/6 तो 112, 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 4 से 3 टाइम्स और 6 से 2 टाइम्स। ठीक है, जो 1/12 है इसको तो बाहर रहने देंगे। अब ये बचा 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, तो 64 की पावर 1/12, 4 की पावर 4 4 की पावर 4 मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 60, 4 64 4 जा 256 की पावर 1/12, 5 की पावर 3 मतलब 125 की पावर 1/12, और ये कितना 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 9 की पावर 1/2। ठीक है, अब सभी की पावर 1/12 1/12 1/12 1/12 है, तो बस जो हमें अंदर वाला नंबर है उसी की कंपैरिजन कर लेनी है। तो सबसे छोटा क्या 9, तो सबसे छोटा नंबर 9 हो जाएगा, मतलब 9 की पावर 1/12, और वो किसके बराबर दिया होता है 3 की पावर 1/6 के। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 की पावर 1/6 सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि संख्या 5132416 क्वेश्चन मार्क कॉमा 3 से विभाज्य है, ठीक है पूरा नंबर 3 से विभाज्य है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ा अंक, ठीक है अंक का मतलब 0 से 9 तक कोई भी अंक आ सकता है, तो हमें सबसे बड़ा बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 से विभाज्य होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे दिया हुआ है तो इसका सम करेंगे 5 + 1 + 3 + 2 + 4 + 1 + 6 और प्लस ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इसका सम देख लेते हैं क्या था 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 4 15, + 1 16, 16 + 6 22 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 22 तो डिवाइड नहीं होगा 21 हो सकता है, इसको सिलेक्ट सकते हैं 21 + 1
और क्वेश्चन मार्क। तो 21 तो हो जाएगा 3 से डिवाइड, इसको हटा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचना है 1 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमें ऐसे नंबर डिजिट्स लिखनी है कि ये पूरा जो है 3 से डिवाइड हो जाए, और सबसे बड़ा लिखना है। तो 0 से 9 तक होती है डिजिट, तो सबसे बड़ी डिजिट 9 है। अगर 9 रखेंगे तो 9 + 1 10, तो वो तो नहीं होगा। अगर 8 रखेंगे तो 1 + 8 9, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे बड़े अंक क्या होगा 8, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दो प्राकृतिक संख्याओं 6:11 के अनुपात में है, यदि इनका लैसे मतलब एलसीएम 462 हो तो उनका में से क्या होगा। ठीक है, 6 और 11 के रेशियो में, तो इनकी नंबर क्या हो जाएंगे 6x और 11x। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6 और 11x का, 11 × 6 × x = 462। तो 11 से कैंसिल करेंगे, 11 4 × 44, 2 बचेगा तो 22, 11 2 × 22, 6 से कैंसिल करेंगे 6 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, और इनका 6 और 11x का जो HCF आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है x, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी 7, तो यही उनका मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। ऋण मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे भाई की उम्र हो सकती है। ठीक है, अगर 23 वर्ष बड़े भाई की है तो छोटे भाई की उम्र क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। ऑप्शन से कैसे, जैसे सपोज कीजिए चार ऑप्शन चेक करते हैं। पहले 8 वर्ष, तो उसने कहा है कि योग और अंतर दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 23 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 31। ठीक है, 31 प्राइम नंबर है। ठीक है, और 23 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 23 + 12 कितना आएगा 35। 35 तो प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 23 + 18, तो ये कितना हो जाएगा 33 और 8 41। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट और चेक कर लेते हैं 23 - 18, तो 23 में से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा 5। ठीक है, तो 5 भी प्राइम नंबर है, 14 भी प्राइम नंबर है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 18। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 23 + 21 तो कितना हो जाएगा 3 + 1 3 + 1 4 और 2 और 2 4 44। ठीक है, 44 प्राइम नंबर नहीं है, तो उसका एक ही ऑप्शन बचता है, तो ऑप्शन वही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। ठीक है, दो संख्याएं उनका योग जो है सम 48 है, तो उनका रेशो क्या नहीं हो सकता। अगर जैसे हम इसकी बात करें 5 + 3 8। ठीक है, 8 टोटल रेशो 8 है, तो इसका सम हो सकता है 48, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है, अब रेशो की वैल्यू जो होगी वो सिर्फ एक इंटीजर में होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस तरीके से। तो 5 + 7 12, तो 12 की वैल्यू 48 हो सकती है, किससे 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 6 + 2 8, 8 की वैल्यू 48 हो सकती है, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू 6 हो सकती है। ठीक है, 2 + 7 5 सॉरी 2 + 5 7, 7 की वैल्यू 48 नहीं हो सकती, क्योंकि जो 1 रेशो की वैल्यू है वो इंटीजर में नहीं आएगी, वो आएगी 48/7। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। ठीक है, n क्या है विषम नंबर, विषम मतलब कि ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर क्या होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से होने पर संख्याओं में कौन सा एक सम। ठीक है, मतलब n की सभी वैल्यूज के लिए ये जो 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सॉल्व करें तो वो हमेशा एक सम इवन नंबर ही आए। तो सपोज कीजिए जैसे फर्स्ट ऑप्शन से ही कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट दिया 3n - 8, अगर यहाँ n की जगह 1 पुट कर दें तो 3 × 1 - 8, तो 3 - 1 3 - 8, तो कितना जाएगा -5। ठीक है, माइनस को छोड़िए अभी, क्योंकि उसने धनात्मक या ऋणात्मक की बात तो की नहीं है, बस सम पूर्णांक की बात करिए। और 5 क्या है विषम पूर्णांक है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड को चेक कर लेते हैं। 5 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, +4 5 + 4 9। ठीक है, 9 भी एक विषम है, तो ये भी नहीं होगा। 3 और n की जगह 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर +5, तो 3 + 5 = 8। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। 4 × 1 का स्क्वायर +5, तो कितना हो जाएगा 4 + 5 9। ठीक है, तो ये 1 के लिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो बाकी किसी के लिए क्या ही होगा। तीन ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ये 1 के लिए हो रहा है और बाकी सभी नंबर्स के लिए हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग या 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को
टू कंप्लीट 1/2 घंटे पढ़ती है, इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। ठीक है, 1 घंटे में इतना पढ़ रही है और उसने टोटल इतने घंटे पढ़ा, तो कितना भाग शेष बच जाएगा वो बताना है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में वो कितना भाग पढ़ रही है, 60 मिनट में वो पढ़ रही है 1/3 पार्ट। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना पढ़ेगी, 1/60 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और हमें करना है 2 कंप्लीट 1/2। ठीक है, 2 कंप्लीट का मतलब 2 + 1/2, तो 2 आवर में कितने मिनट्स होंगे, 120, और 1/5 में 1 घंटा, इसको मिनट में चेंज करके 60 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से 60 12 टाइम्स, तो +12, तो कितना हो जाएगा 132 मिनट्स। तो हमें बताना है कि 132 मिनट्स में वो कितनी किताब पढ़ लेगी, और जो प्लस टोटल में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितनी किताब बची है अभी पढ़ने के लिए। तो 132 मिनट में कितनी पढ़ी होगी उसने, 1 में ये थी तो इसमें 132 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 60 मल्टीप्लाई बाय 132, 3 to 5 और 1 6 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12, बचा 1, तो 3 4 ज़ा 12, 44, 4 से 15 टाइम्स, 4 से 11 टाइम्स। ठीक है, अब कैंसिलिंग, तो उसने 11/15 पार्ट पढ़ लिया है, मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल पार्ट जो था वो 15 था, 15 में से 11 पार्ट पढ़ लिया है उसने। और तो हमें बताना है कितना शेष बचेगा। जब 15 में से 11 पार्ट पढ़ लिया है उसने, तो कितना पार्ट बचा होगा, 4 पार्ट बचा होगा 15 में से, जो अभी उसे पढ़ना है या शेष बचता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 4/15। नेक्स्ट, यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात मतलब तुरंत 1/2 से गुणा किया जाता है, तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या, तो संख्या मान लेते हैं x, उसमें से हमने क्या करा 1/2 माइनस कर दिया, तत्पश्चात 1/2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो वो संख्या कितनी हो जाती है 1/8। ठीक है, उसे सॉल्व कर लेना है, 2 से 8 4 टाइम्स, तो x - 1/2 = 1/4, तो x = 1/4 + 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4, तो 1 + 3 2, तो 3/4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो हमसे ये तो पूछा था भाई संख्या क्या है, और संख्या हमने x मानी थी और x की वैल्यू आ गई 3/4, मतलब कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 संख्याओं वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या है। ठीक है, तो वह संख्या मान लेते हैं xy मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको मानेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो 10x + y। ठीक है, ये 1s प्लेस पर है, 10s प्लेस पर। अब उसने कहा कि उसके अंकों का योग, तो अंक क्या है x और y, तो एक कंडीशन तो मिल गई यहाँ से x + y = 9। दूसरी कि उसमें 27 जोड़ दिया जाता है, अगर हम इसमें नंबर में 27 जोड़ दें तो अंकों का क्रम बदल जाता है, अंकों का क्रम बदल जाता है मतलब yx का मतलब 10y + x हो जाता है। ठीक है, तो x वाली तरफ कर लेते हैं, 10x + y, इधर आ जाएगा माइनस के 10y माइनस के x, और 27 इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो माइनस के 27। तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9x, और प्लस के y माइनस के 10, तो माइनस के 9y = माइनस के 27। तो कितना बचेगा x, 9 कॉमन ले लेंगे तो 9x - y = माइनस के 27, तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 है, तो x - y = माइनस के 3। ठीक है, एक इक्वेशन ये रही x + y = 9, दूसरी ये रही, इन दोनों को सॉल्व करने है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्योंकि y एक में प्लस का है और माइनस का है, तो दोनों आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। तो x + y = 9, इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल, और x 2x, माइनस के 3 प्लस के 6, तो प्लस के 6 बचेंगे, 2 से 6 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, और तो x + y कितना दिया हुआ था हमें 9 फर्स्ट कंडीशन से, तो x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 - 3 = 6, और वो नंबर क्या माना था हमने xy, तो xy का मतलब 3 और 6, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 36। तो उसने हमसे वही पूछा कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हो जाएगी 36, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेट किया हमने, अगर हम इसे बिना कैलकुलेट करे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। जैसे उसने दिया कि उसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो सभी को चेक कर लेते हैं, 5 + 4 9, ठीक है, 6 + 3 9, ठीक है, 7 + 2 9, ठीक है, और 6 + 3 9, ये भी ठीक है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सभी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या पलट जाती है। जैसे हम 54 है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें 27 जोड़ देते हैं, 7 + 4 11, कैरी 1 5, और टू 7 + 1 8। ठीक है, ये तो 54 था, 54 को अगर रिवर्स हो गया उसके अंकों का क्रम बदलता तो 45 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 81 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट चेक करते हैं 27,
27 में 27 ऐड करेंगे तो 54 आएगा, लेकिन आना क्या चाहिए था 72, तो ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट 63, इसमें हम 27 जोड़ देते हैं, सॉरी हाँ 27 जोड़ेंगे, 7 + 3 10 की 0 कैरी 1 6 + 2 8 + 1 9 90, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट बचा 36 में 27 ऐड करेंगे तो 6 + 7 13 का 3 कैरी 1 3 2 5 और 1 6, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, पहले 3 6 था, अब 3 6 3 हो गया, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको टाइम कम लगे, ठीक है। एग्जाम में तो हमें जल्दी करना होता है, टाइम मैनेज भी तो करना होता है, तो आपको अगर कैलकुलेट करके जल्दी कर सकते हैं तो उससे कर सकते हैं, वरना ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपीटेट 2013 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे यूपीटेट 2011 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू सो मच।